एसबीटीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आज का अपना टॉपिक है रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास में आज अपन पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशंस ऑफ रिड्यूस्ड मास। देखो रिड्यूस्ड मास अपन ने क्या करा था कि द्विकण की दो कणों की समस्या को एक कण की समस्या में बदला जा सकता है। तो दो कणों के अलग अलग जो उसकी गति का समीकरण होगा, जो और प्रॉपर्टीज होगा, उसका अलग अलग सॉल्व करने की बजाय अपन क्या करेंगे, उसको एक कण की समस्या में बदलेंगे और एक कण के लिए ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अपन ने प्रीवियस के जो लेक्चर था रिड्यूस्ड मास का, उसमें अपन ने क्या देखा, सबसे पहले एक फॉर्मूला डिराइव करा अपने, जिससे ये फॉर्मूला फाइंड आउट हुआ अपना म्यू इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। फिर अपन ने इसके दो केसेस देखे थे। फर्स्ट केस क्या था, जब m1 बराबर m2 बराबर m, तो यहाँ पर म्यू की ऑलमोस्ट इक्वल्स टू वैल्यू क्या थी, हाफ m। तो एक कण में बदल गया है जब दोनों कणों के द्रव्यमान बराबर है। दूसरा अपन ने लिया था, तो दूसरा केस था m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2। तब अपन ने देखा कि रिड्यूस्ड मास है वो जो m1 द्रव्यमान वाला कण है, मतलब जो लाइट मास वाला जो लाइट वेट वाला कण है, उसके द्रव्यमान के ऑलमोस्ट इक्वल्स टू मिलता है अपने को। तो ये तो थे दो केसेस जो अपन ने अभी तक देखे हैं। आज अपन करेंगे इसकी कुछ एप्लीकेशंस है। जैसे पहला अपन देखेंगे हाइड्रोजन परमाणु का समानित द्रव्यमान, रिड्यूस्ड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। अपने को पता है हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन। अतः इसे क्या कह सकते हैं अपन, रिड्यूस्ड मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। रिड्यूस्ड मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। अपने को पता है कि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, धनावेशित प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर लगाएगा। कौन से बल के कारण, कूलाम बल के कारण। जो ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन के चारों ओर कूलाम बल के कारण चक्कर लगाता है। ठीक है, अब अपने पास फॉर्मूला है म्यू इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अपन ने माना कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन वो तो क्या है mp, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है me। जो रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला लिखते हैं तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो एक को m1 मानेंगे, दूसरे को क्या m2। जब इस फॉर्मूले में वैल्यू लिखेंगे तो अपने को मिलेगा mp me अपॉन mp प्लस me। ठीक है, यहां से अपने को फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। यहाँ पर अपन देखते हैं कि नीचे वाले पार्ट में जब अपन प्रोटॉन के मास को बाहर निकालेंगे, कॉमन लेंगे, तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस me अपॉन कैपिटल MP। ये MP से MP कैंसिल होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, me 1 प्लस me अपॉन MP माइनस 1। ये रिड्यूस्ड मास हाइड्रोजन का। यहां पर क्या अपन द्विपद प्रमेय लगा सकते हैं, तो अपन लिखेंगे द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय से जब अपन देखते हैं तो ये म्यू इक्वल्स टू क्या आएगा, me 1 माइनस me अपॉन mp। इसको सॉल्व करने पर बाइनोमियल थ्योरम से
अब अपने को पता है कि Me/Mp की वैल्यू क्या होती है 1/1836। तो ये यहां से क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन का मास होगा वो किसके, इसके जो प्रोटॉन का मास है उससे 1/1836 गुना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का मास इससे काफी कम हो गया। तो यहां से अपने को क्या मिला, Me इज वेरी वेरी लेस देन Mp। जब Me जो इलेक्ट्रॉन का मास है इससे बहुत कम होगा तो इसको नेग्लिजिबल हो सकती है ये वैल्यू। तो जो रिड्यूस्ड मास बचेगा वो क्या होगा, लगभग Me के बराबर। और अपने को पता है इलेक्ट्रॉन का मास ही प्रोटॉन से कम होता है, और यहाँ पर अपन ने इसको प्रूव किया कि कितना कम होता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.1045 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये लिखिए अपन ने, रिड्यूस्ड मास ऑफ किसका है, ये हाइड्रोजन एटम का रिड्यूस्ड मास आया है अपने पास। अब देखो ये जो रिड्यूस्ड मास आया है हाइड्रोजन एटम का, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 0.06% कम होता है। ठीक है, तो यहां से देखो ये वैल्यू तो अपने को दिखने में बहुत कम दिख रही है, 0.06%, अंतर बहुत कम है। लेकिन होता क्या है कि जब अपन एटॉमिक जो रिएक्शंस करते हैं, जो परमाणविक क्रियाकलाप है, उसमें इसका प्रभाव पर्याप्त दिखाई देता है। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, उसकी जो लाइंस है, उसकी जब लाइन की जो फ्रीक्वेंसी लेते हैं, देखिए जो लीनियर जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है इसकी लाइंस की, उसमें क्या होता है, जब अपन इलेक्ट्रॉन का मास रखते हैं, ठीक है, तो अपने को क्या मिलती है, कैलकुलेशन में एरर आती है। ठीक है, तो वहां पर अपने को क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू रखनी होती है, जो कि अपन ने यहाँ पर फाइंड आउट करी है, तभी वो अपनी जो कैलकुलेशन है वो सही होती है। तो दिखने में अंतर बहुत कम दिखता है, लेकिन इसका प्रभाव पर्याप्त रूप से अपने को दिखाई देता है। तो आप इसका फर्स्ट जो एग्जांपल है, एप्लीकेशन है, वो लिखो, हाइड्रोजन परमाणु का समानित द्रव्यमान। इसमें लिखिएगा हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन होता है, अतः इसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन द्विकण का समानित द्रव्यमान भी कहते हैं। समानित द्रव्यमान भी कहते हैं। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धनावेशित प्रोटॉन के चारों ओर, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धनावेशित प्रोटॉन के चारों ओर कूलाम बल के कारण चक्कर लगाता है। फिर आप ये लिखोगे, माना कि ये मास ऑफ प्रोटॉन लिखोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखोगे, ये रिड्यूस्ड मास लिखोगे, यहां तक लिखोगे आप इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कीजिए। यहां से आप लिखोगे, ये जो वैल्यू लिखी है रिड्यूस्ड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आप लिखोगे हाइड्रोजन परमाणु का समानित द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 0.06% कम होता है। यह अंतर बहुत कम है, यह अंतर बहुत कम है, परंतु परमाणविक क्रियाकलापों में
इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। परमाणुविक क्रियाकलापों में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अतः आगे लिखोगे, हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की रेखीय आवृत्ति की गणना करने पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखने पर गणना में त्रुटि आती है। अतः वहां पर हाइड्रोजन परमाणु के सम्मानित द्रव्यमान का वास्तविक मान रखना सही होता है। सेकंड करेंगे अपन रिड्यूस्ड मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब अपने को पता है न्यूट्रॉन में क्या होता है, एक प्रोटॉन व एक न्यूट्रॉन होता है। तो वहां पर अपन सबसे पहले रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला लिखेंगे। देखिएगा, आप लिखो रिड्यूस्ड मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें लिखो न्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। अतः इसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन द्विकण का सम्मानित द्रव्यमान भी कहते हैं। अब देखो, माना प्रोटॉन का द्रव्यमान तो क्या है, mp मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन है mn। तो फॉर्मूला अपन लिखते हैं रिड्यूस्ड मास को, तो इसको क्या लिखेंगे, mp mn अपॉन mp प्लस mn। अब अपने को पता है जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। जब अपन केजी में भी लिखते हैं तो अपने को पता है इसका वाला थोड़ा ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का। तो ये अपन लिखते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, तो 1.627 होता है। और यहाँ पर क्या होता है इसका 1.638 या 58 पॉइंट्स में कुछ ज्यादा होता है। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, लगभग बराबर होंगे। तो या तो इसको अपन mp बटा mp प्लस mp लिख सकते हैं, या अपन इसको न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आएगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो mp स्क्वायर अपॉन 2mp या न्यूट्रॉन के मास का स्क्वायर आएगा n का स्क्वायर अपॉन 2 mn। तो यहाँ से एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा क्या, ये जो रिड्यूस्ड मास आएगा वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू या तो हाफ होगा प्रोटॉन के द्रव्यमान का या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का। अतः इससे अपने को क्या मिला, जब न्यूट्रॉन का रिड्यूस्ड मास अपन लिखते हैं तो ये क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू या तो प्रोटॉन के द्रव्यमान का आधा या फिर न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का आधा अपने को मिलता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक थर्ड एप्लीकेशन अपन इसका करेंगे, पृथ्वी और उपग्रह का द्रव्यमान, सम्मानित द्रव्यमान, ओनली द्रव्यमान नहीं। इससे रिलेटेड
एक दो एग्जाम्पल भी आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो आप उनको देखिएगा। देखो जब भी रिड्यूस मास का क्वेश्चन आता है ना, तो या तो पूछता है डायरेक्ट फॉर्मूले को फाइंड आउट करना, तो प्रीवियस लेक्चर इसका जो था रिड्यूस मास का वो करना है, या अपने को आता है इसके एप्लीकेशंस लिखना। अलग अलग आएगा तो 1.5 नंबर का क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है वो आएगा। अगर बड़ा क्वेश्चन पूछता है तो दोनों को साथ में अपने को फॉर्मूला भी फाइंड आउट करना होगा एंड इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो भी करने होंगे। तो थर्ड अपन एप्लीकेशन देखते हैं, पृथ्वी तथा उपग्रह, रिड्यूस मास ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट। या इसमें अपन साथ में देखेंगे एक उपग्रह का एग्जाम्पल देंगे, चंद्रमा का द्रव्य, सम्मानित द्रव्य। देखो इसको साथ साथ नोट करोगे, आप लिखोगे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चक्कर लगाता है। उपग्रह पर पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल का मान, देखो क्या लिख रहे हैं अपन, उपग्रह पर, सैटेलाइट पर पृथ्वी द्वारा जो कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल, ये होता है एफ एस इक्वल्स टू म्यू एम ए से, तो म्यू डी स्क्वायर आर ई एस अपॉन डी टी स्क्वायर। तो यहां पर जो डी स्क्वायर आर ई एस अपॉन डी टी स्क्वायर क्या है, पृथ्वी के सापेक्ष त्वरण, उपग्रह का पृथ्वी के सापेक्ष त्वरण, म्यू है। तो ये रिड्यूस्ड मास, इसका फॉर्मूला अपन क्या लिख सकते हैं, क्या लिया है अपन ने, पृथ्वी और उपग्रह, तो एम एस तो क्या है, यहां पर लिखेंगे एम एस तो क्या है, मास ऑफ सैटेलाइट उपग्रह का, एंड एम ई मास ऑफ अर्थ। तो ये लिखेंगे तो एम एस एम ई अपॉन एम एस प्लस एम ई, ये ऐसा कैसा डी स्क्वायर आर ई एस अपॉन डी टी का स्क्वायर। यहां से देखो अपन एम ई को यहां पर बाहर निकाला है, एम ई एम एस लिखेंगे अपॉन एम एस अपॉन एम ई प्लस 1, और ये क्या निकला बाहर एम ई, तो ये वैल्यू तो क्या है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, बचेगी क्या एम एस 1 प्लस एम एस अपॉन एम ई। यहां से देखेंगे जो सैटेलाइट का मास है अपने को पता है, ये तो क्या होगा, अर्थ के मास से तो कम ही होता है किसी भी उपग्रह का द्रव्यमान। तो यहाँ पर क्या है, सॉरी ये पहले ही मैंने बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर इसको लिखेंगे, तो ये ऊपर आएगा, तो यहाँ पर अब इसको क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से सोल्व करेंगे। तो ये म्यू
अपने को क्या मिलेगा, ms 1 माइनस ms अपॉन me। अब अपने को पता है मास ऑफ सैटेलाइट है वो मास ऑफ अर्थ से तो कम ही होता है, तो इस वाली वैल्यू को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इसको नेग्लेक्ट करेंगे अपन, तो ये रिड्यूस्ड मास ऑलमोस्ट इक्वल्स टू किसके बराबर रहेगा, एम एस का। वो ये क्या है, किसका है, जो अपन ने लिखा है सैटेलाइट का, जो पृथ्वी और उपग्रह का जो लिया है एक साथ वो वाला। ठीक है, तो देखो अपन ने पहले जो सेकंड केस देखा था स्टार्टिंग में रिड्यूस्ड मास का, तो वहां पर अपन ने इसको फाइंड आउट किया था कि जो रिड्यूस्ड मास है वो लाइट वेट वाले जो पार्टिकल होता है उसके मास के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। यहाँ भी यही वैल्यू आई है। अब इसी तरह अगर ये बल जो है ये तो उपग्रह लिया है, अगर अपन उपग्रह की जगह ले मून का ले तो अपन क्या लिखेंगे, एफ एम इक्वल्स टू एम एम ई अपॉन एम एम प्लस एम ई और डी स्क्वायर आर ई एम अपॉन डी टी स्क्वायर। यहां पर जो डी स्क्वायर आर ई एम अपॉन डी टी स्क्वायर होगा वो क्या होगा, पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा का त्वरण, और जो रिड्यूस्ड मास होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू, जब अपन मून एंड अर्थ के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो ये किसके बराबर आएगा, एम। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे पृथ्वी द्वारा कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल, ये लिखोगे। उसके बाद आप रिड्यूस्ड मास लिखोगे, जहां पर ms है वो सैटेलाइट का मास है, me है वो मास ऑफ अर्थ है। यहां से इसको सोल्व करोगे तो ये जो क्या है इसको अपन ने प्रूव किया है। कई बार पूछा जाता है, पूरे तीनों एप्लीकेशन ना पूछ के कहा जाता है कि सिद्ध करो कि पृथ्वी तथा उपग्रह के समानित द्रव्यमान में जो समानित द्रव्यमान होता है वो उपग्रह के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो आपको ये प्रूव करना होता है। ये तो उपग्रह का नाम ले, जब आपको सीधा कह दे चंद्रमा का, मून का, तब आप करोगे इसको। इसमें भी ऐसा नहीं डायरेक्ट आपको मून का लेके चलना, अगर आप इसको लेके चलते हो तो भी लास्ट में ऐसा लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट लीजिए।